हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाए घटना चक्र का पूर्वावलोकन 2023 का भारतीय इतिहास मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था लेक्चर नंबर 9। इसके पहले भी 8 लेक्चर हो चुके हैं तो जो कि आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप उनको करिए। और टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं आर ओ के, यूपीपीसीएस के या यूपीएससी के, सारे एग्जाम के टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारियों को मजबूत बनाएं। और कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे वरीयता अनुक्रम के बारे में। तो वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है तथा साथ सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं होता। 26 जुलाई 1749 को इससे संबंधित सूचना जारी की गई थी कि वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। इससे पहले राष्ट्रपति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, फिर केंद्र के कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता, फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और सेवन क भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। और 8वां है भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्ण अधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्री। 9वें है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 9 में है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो इस तरह से वरीयता क्रम है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया जो कि 2000 में आई, इसमें अधिकारियों पर विचार करना है। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचक आयुक्त और संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनको वरीयता क्रम में लगाना है। पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। तो ऑप्शन जाएगा सी। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो उनके ऊपर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्णता क्रम में निम्न में से कौन पहले आता है? प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति या अपने राज्य में राज्यपाल? तो ये राज्य में राज्यपाल। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आते हैं? तो इसमें यूपीएससी कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें ई होगा एक से ज्यादा, क्योंकि वरीयता अनुक्रम विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक के ऑर्डर के संबंध इस संबंध वर्तमान में सूचना 26 जुलाई 1979 जारी की गई, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वरीयता क्रम में 9 का रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर है, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है? तो वह है मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो वह है भारत के मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट है लोकसभा। आज हम करेंगे लोकसभा संसद के बारे में। तो पहले संसद में हम पहला पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। संसद संघीय सरकार विधायी अंग है। केंद्र पर स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 182 में संसद के संबंधित प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति 2 सदनों से मिलकर बनेगी। उनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अधिक और संघ राज्य क्षेत्रों में 20 से अधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय या प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उनके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था है। इस संबंध में संविधान 104वां अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 तहत निर्धारित तिथि मतलब 70 वर्ष से आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्वाचित की जाती मतलब बांटी जाती हैं 1971 की जनगणना के आधार पर। और 2001 की जनगणना 27वें संविधान संशोधन 2003 पर आधारित थी। पहले 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार यह निर्धारण 2026 के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों से प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा। मतलब जो अब नेक्स्ट आएगा हमारा चुनाव, उसके बाद ये मतलब जनगणना जैसे 2021 में होने वाली थी, अभी डिले हो गई है। तो चलिए वो सब चीजें तो यहाँ पर रिविजन होंगी आपके क्वेश्चन थ्रू।
लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ये 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो वह 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निदेशक और महानियंत्रण मंडल में तैयार किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र क्या है? भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो होती हैं जनसंख्या के आधार पर। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों को राज्यसभा में के मध्य आवंटन कौन से जनगणना के आधार पर है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। वर्तमान लोकसभा प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2000, ये है 2000 अर्थात ये 2031, जबकि 17वीं जनगणना होगी। ये 2031 तक है। तो 84 संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद 81 क्लॉज 3 एवं अनुच्छेद 82 के परंतुकों में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वह 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना है, अर्थात वर्ष 2031, जबकि 71 मतलब 17वीं जनगणना होगी कि सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके निर्धारण के लिए अब तक 1971 की जनगणना ही आधार होगी। तो 84वें संविधान संविधान नहीं, 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुछ सदस्य सीटों की संख्या निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष के विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है, कौन सा है? 2026। प्रत्येक राज्य लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? तो 2026 तक। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बढ़ सकती है, तो लगभग 550 हो सकती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? तो यह है 7वां और 31वां। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो वह था 31वां संशोधन। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई हो कितनी है? 550 है। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो वह है 543। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो वह हो सकता है लगभग 20। फिर नेक्स्ट, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो 530 थे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आरक्षित हैं 20। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 में। फिर है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा स्थान आरक्षित नहीं है, केरल तथा तमिलनाडु के लिए। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए और बी, मतलब जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 84 है। तो यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थान की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी, तो यहाँ पर दिया अनुच्छेद 330 क्लॉज 2 के अधीन किसी राज्य में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या से वही होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों के उनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरणार्थ 1996 में पश्चिम बंगाल या तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की 42 सीटें थी, जिनमें से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी थी? 8 से या 6 थी।
2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 10-7 थे। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों की आरक्षित सीटें 4 और 3 है क्रमशः। तदनुसार अब 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो वह मध्य प्रदेश में 6। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो है मध्य प्रदेश। निम्न में से किस राज्य के लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो है मध्य प्रदेश के लिए। लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय को सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? तो अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। तो यह जो प्रावधान तो अभी ये हट गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय वगैरह। तो राष्ट्रीय आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो पहले 2 था, अभी तो हट चुका भाई। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न तो अभी हट गया ये। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के तीनों सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 1 वर्ष में दिनों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है जब तक संसद चलना आवश्यक हो। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो होते हैं 3। और लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लगभग 2। फिर है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो स्थगन द्वारा, सत्रावसान और विघटन सभी के द्वारा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान के लिए प्राधिकृत है? तो वह राष्ट्रपति। फिर लोकसभा का कार्यकाल होता है आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 1/10 होती है। और लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी है? तो वह है सदन के सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति होती है 1/10, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। कितनी है? तो यहाँ बिहार से 40 है, 29 है, और पश्चिम बंगाल जितनी है, और लोकसभा और उत्तर प्रदेश की 80 है। और जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो पहले पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पे पश्चिम बंगाल है, और चौथे पे 40 सीटें बिहार की हैं, तमिलनाडु के 39 है, मध्य प्रदेश के 29 हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन होता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कितनी? 48 सीटें। नेक्स्ट है, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? तो वह है 25। और उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो वह है 5। फिर है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों से योग है? तो वो जो हो जाएंगे इसमें, तो गुजरात के 26 और उनके उतने होते हैं बिहार के। तो वर्तमान बिहार विघटन पूर्व वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। झारखंड 14 के निर्माण के बाद वहां 40 सीटें बची हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी। तो ये पहले का क्वेश्चन इसलिए इस तरह का पूछा है 2000 के पहले। तो अभी यहाँ पर 40 सीटें हैं। अगला है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो समान सीटें किसको प्राप्त हैं? तो किसी को नहीं प्राप्त है। आप देख लीजिए विकल्प दिए, पंजाब को 13 है, असम का 14 है, पंजाब का 13-14, और गुजरात का 26 है, राजस्थान का 25 है, मध्य प्रदेश का 29 है, तमिलनाडु का 39 है, आंध्र प्रदेश का 25 है, पश्चिम बंगाल का 42 है, छत्तीसगढ़ का 11 है, महाराष्ट्र का 48 है। अगला है, मिलान करना है। आंध्र प्रदेश का कितना है? आंध्र प्रदेश का 25 है, जो कि दिया नहीं है। और असम का कितना है? 12 नहीं, असम का 14 है। इसका एक भी मिलान सही नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का 42 है, तो पश्चिम बंगाल वाले को मिला इनका। और पंजाब का कितना? पंजाब का 13, पंजाब का 13 मिला, ये बाकी सही नहीं है। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कितनी सीटें हैं? आंध्र प्रदेश की 25, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं। तमिलनाडु की कितनी है? तमिलनाडु की 39 है।
तमिलनाडु 39 और महाराष्ट्र 48 और पश्चिम छत्तीसगढ़ की 11 है और पश्चिम बंगाल की 25 है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ दिया है। अगला, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं? तो चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम की लोकसभा में 1 सीटें हैं। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र 1 सीटें हैं और त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नागर हवेली, दमन दीव में अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? तो वह है त्रिपुरा के। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल निर्वाचित क्षेत्र है? तो है लद्दाख। निम्नलिखित के बाद तो क्षेत्रफल के आधार पर 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, लद्दाख, फिर बाड़ामेर, फिर कच्छ है, फिर अरुणाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम अरुणाचल प्रदेश। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचन की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा सदस्य क्षेत्र कौन सा है? तो 2000 के लागू परिसीमन के बाद वर्तमान में 2019 लोकसभा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचनों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सदस्य गाजियाबाद है क्षेत्र। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर गाजियाबाद दिया ही नहीं है। फिर है, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो लगभग 40 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुच्छेद ये सब देख सकते हैं। उम्मीदवारों की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः कितनी है? तो लोकसभा चुनाव सामान्य वर्ग 25,000 है, जनजाति के लिए 15,500। तो इस तरह का देख लीजिए, ऐसे इतना पूछेगा नहीं। लोग पूछा है, ऐसा नहीं पूछा नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता भाई, मैं नहीं कहूंगी कुछ। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि इसे प्राप्त ना हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा का चुनाव यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों में 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है तथा जमानत राशि खो बैठता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो हुआ था 1952 में। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो पहले था, वो था पांचवी लोकसभा कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, जिसमें 15 मार्च से 1971 से लेकर 1977 तक कार्य किया था। 9वीं लोकसभा कब भंग हुई थी? तो 9वीं लोकसभा भंग हुई थी 1991 में। 9वीं लोकसभा 1991 में 1989 हुआ था और यह 13 मार्च 1991 को भंग हो गया था। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए, ये हुए फरवरी 1998 में। किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए? फरवरी 1998 में हुआ था। और निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं? विचार कीजिए। 11वीं 1996 में हुआ था, 7वीं 1982 में हुआ था, 7वीं कब हुआ था? 7वीं 1980 में हुआ था, 1982 में नहीं, 1980 में हुआ था। और 13वीं 1999 में, 9वीं जो है 1989 में। लोकसभा के नेता वो होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा अथवा राज्यसभा विधान सभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मत का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। भारत के संविधान में अधिकाधिक बंदों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो दोनों के दोनों गलत है। भारत में लोकसभा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश तथा राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार को चुनते हैं। तो पहला गलत है, क्योंकि इसके अलावा भारतीय संविधान में 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य या उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई बंध नहीं दिया गया है। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है, किस चयनित किया जाता है। और लोकसभा में स्पीकर निर्वाचित होते हैं तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो वह नहीं लेते हैं स्पीकर। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है उसको यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब।
तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही ये है कि यदि वो त्यागपत्र दे देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। तो ये तो भाई गलत है और यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ता है। ये भी गलत है। यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, तो तीसरा सही है। तो आगे प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? तो सदस्यों को शपथ दिलाना। और प्रोटेम स्पीकर समांतर किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर अपनी कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं वो जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है तब। नेक्स्ट है, संविधान का किन अनुच्छेदों में कौन एक उपबंधित करता है कि बराबर होने की दशा में मतलब मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मावलंकर थे। अगले, भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है थे? तो वह थे जीवी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था तो वो थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। यह अज्ञापक उपबंध है जो लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होगी जैसी कि अध्यक्ष की और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति का प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा विविधित समर्थित होता है। तो पहला तीसरा सही है और दूसरा और चौथा गलत है। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अगला है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है, कौन सा? तो वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे? इनमें से कोई नहीं, वो है ओम बिरला, जबकि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो वह थे P.A. संगमा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो वह करता है लोकसभा के अध्यक्ष की देखरेख में। 15वीं लोकसभा में महिला संबंधित नामांकित सदस्यों से संबंधित नामांकित कथनों पर विचार कीजिए। वे लोकसभा कुल सदस्य 10% से कम है। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। तो इसका आंसर 2019 में 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 14% रही, तो पहला गलत हो गया। लोकसभा में 82 महिला सदस्य, कांग्रेस पार्टी की 7, भारतीय जनता पार्टी की 42, त्रिमूर्ति कांग्रेस की 9 सदस्य। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है और राजस्थान के 3 महिला सदस्य निर्वाचित हैं। तो अगला है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो वह थी 1977 में। कितनी थी? 19। अब तक लोकसभा के आम चुनाव में सबसे कम थी। अगला है, पहली लोकसभा विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल पाती। तो केवल दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत है। एक्सप्लेनेशन सामने है, पढ़ लीजिएगा आप। अगला है राज्यसभा। चलिए राज्यसभा भी निपटा देते हैं हम। तो संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, इसको तो आपको पता ही होगा। इसमें 250 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों का और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के 238 अनधिकृत निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्य सहित राज्यसभा में कुल सदस्य हैं 245। तो चलिए, बाकी अब जानते ही, पढ़ा होगा आपने अब तक। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो वह है 250। ठीक है, राज्यसभा में होते हैं 205 सदस्य, जिसमें 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जिस संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है।
तो इसमें से कौन सही होगा? कोई नहीं, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है दिल्ली के लिए, पुडुचेरी के लिए, तो जम्मू कश्मीर के लिए। 4 राज्यसभा सीटें हैं। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? तो ये भंग नहीं की जा सकती, सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये भी इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का नहीं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 2 नहीं 3 वर्ष के बाद समाप्त होता है। 25 वर्ष से कम नहीं होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इन पे 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। 25 नहीं 30 वर्ष तो ऑप्शन होगा वैसे एक केवल, दिया है नहीं। ठीक है, तो ठीक है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सही है। उसके 1/3 सदस्य एक दूसरे, तो दोनों कथन कारण सही, कारण कथन व्याख्या भी कर रहा है। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो होता है 6 वर्षों का। फिर है, राज्यसभा के सदस्य में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ बता दिया था क्या? 1 मिनट यार, एक तो इसकी क्या ही बोले हम आपको। चल जा भाई, चल जा। चल गया। तो इसमें 2 वर्ष के बाद 1/3 रिटायर हो जाते हैं, ये सही है। मतलब ये दूसरा सही है। अच्छा, इसमें गलत पूछा ना, नहीं नहीं नहीं, सही नहीं होगा, तो ये गलत है और ये गलत है। दूसरा चौथा गलत है, तो इसको एलिमिनेट कर दें, इसको एलिमिनेट इसमें, तो ये आ जाएगा पहला और तीसरा 2 वर्ष। हाँ सही है, ये सी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, समाप्त होने का विषय ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऊपर में से किसी को नहीं, क्योंकि भंग होती ही नहीं। राज्यसभा में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो परिमेय से कोई नहीं, क्योंकि नहीं भंग होती है किसी द्वारा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो परिमेय से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को। फिर है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट का उत्तर चुनाव करिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई तो वो थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में संबंधित विधि बनाने की संसद की शक्ति पर सही नहीं है? तो राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में केवल राज्यसभा बना सकती है। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए एक संकल्प हो, राज्यसभा द्वारा उसमें उपस्थित एक मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 मत से पारित किया लिया जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या संशोधित करने पर कोई शक्ति निहित नहीं है और राज्यसभा अनुदानों पर मांग नहीं की जा सकती, मतदान नहीं कर सकती है, ये भी सत्य है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये तीसरा गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिर्वाचित स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उसे विधेयक में अंगीकृत किया जाता है, किया जाना होता है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये जो है पहला दूसरा सही है। धन विधेयक को राज्यसभा में पहले लोकसभा में मतलब प्रेजेंट करते हैं, तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं होता है? तो वह है धन विधेयक। राज्यसभा में किसी धन विधेयक में सार्वभौम संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं?
तो कौन सी शक्तियां हैं? तो वह धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता, सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में ये भी सही है। और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए तो ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की अनन्य शक्ति है? तो कौन सी है? तो यह मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, आपात की उद्घोषणा का समर्थन, भारत के उपराष्ट्रपति के महाभियोग चलाना। तो ये दोनों गलत हैं, ये दूसरा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषाधिकार में से कौन भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो वह है संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा अधिकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 249 है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो वह है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संशोधित करना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो वह नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो वह संविधान संशोधन के विषय में। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो ऊपर में से कुछ नहीं होगा, मतलब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही से वर्णित करती है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, तेलंगाना 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के आवंटित स्थान निम्न में से किन्हें राज्यों को आवंटित स्थानों के योग हैं? तो ये पहले का क्वेश्चन था, तो अभी का प्रेजेंट का देखिए। आंध्र प्रदेश का 11 है, मध्य प्रदेश का 11 है, पहले 18 था, अभी 16 है इसका मध्य प्रदेश का। और तमिलनाडु का 18 है, और बिहार का जो है 16 है, गुजरात का 11 है, महाराष्ट्र का 19 है, और उत्तर प्रदेश का 31 है, पहले 34 था, और पश्चिम बंगाल का 16 है, कर्नाटक का 12 है। फिर है, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश का 16, तो मध्य प्रदेश का कितना है? तो आप देखते हैं मध्य प्रदेश का 11 है, पहले 16 था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी महाराष्ट्र का 19 है, तमिलनाडु का 18, पश्चिम बंगाल का 16। आंध्र प्रदेश का कितना है? तो आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का है इसमें तो आंध्र प्रदेश का 11 है, देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का 11 तो दिया नहीं है, आंध्र प्रदेश चलिए दिया नहीं है, ऊपर देख लीजिएगा, पहले का है क्वेश्चन। झारखंड का कितना है? झारखंड का 6 है, उत्तराखंड का 3 है, और छत्तीसगढ़ का 5 है, और पंजाब का 7 है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये है झारखंड 6, उत्तराखंड 3, छत्तीसगढ़ 5, पंजाब 7। और राजस्थान कितने सीटें हैं? 10 सीटें हैं, और गुजरात की 11 सीटें हैं, और कर्नाटक की 12 सीटें हैं, और पंजाब की 7 सॉरी 7, तो ऑप्शन ए। ये है गुजरात की कितनी सीटें हैं? तो गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक की 12 सीटें हैं, केरल की जो है केरल की हैं 9 सीटें, और उड़ीसा की 10 सीटें हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश का कितना है? 1 मिनट, आंध्र प्रदेश का चेक कर लेते हैं, मैं भी भूल गई। आंध्र प्रदेश का 11, कितनी बार बोलेंगे, ठीक है कोई नहीं, यही भूल लीजिए। आंध्र प्रदेश की 11 है, बाकी उड़ीसा की 10 है, तमिलनाडु की 18 है, महाराष्ट्र की 19 है। अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो वह हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 3 है। अगला है, संघीय क्षेत्र में प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। फिर नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान का अधिकार होता है। तो केवल दूसरा हो गया, पहला गलत हो गया। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 89 क्लॉज 1 में उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अतः विकल्प सही है। अनुच्छेद 66 क्लॉज 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों
राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है तो होता है राज्यसभा का। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के चेयरमैन है भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है तो वह है राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था तो हुआ था वो 1952 में। तो निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो वह है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। तो यहाँ पर आपका राज्यसभा भी खत्म होता है। नेक्स्ट में हम करेंगे संसद थर्ड कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।